दोस्तों, मैं आपके साथ फिर एक बार हाजिर हूँ। मैं विनोद शिकरवार और कुछ आवश्यक कार्य के चलते हुए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो पाया या मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, जिसका कुछ मजबूत कारण रहा था। तो अब हम आज प्रारंभ करेंगे एक नए टॉपिक के साथ चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि बाल विकास हमने प्रारंभ कर दिया है। तो विकास की अवस्थाएं चल रही थीं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्री नेटल स्टेज यानी गर्भावस्था को समझाया था। मैंने गर्भावस्था के बाद अब हम जीवन का जो प्रारंभिक काल होता है या शैशवावस्था, यहाँ से शिशु का जीवन प्रारंभ होता है, उस अवस्था की अपन चर्चा करेंगे। तो चर्चा का प्रारंभ करते हैं हम आज। देखिए, अवस्था का नाम है इन्फेंसी एज। इन्फेंसी एज, इस एज को जन्म से 5 वर्षों तक या जन्म से 6 वर्षों तक मानते हैं। अब आप लोगों के मन में एक भ्रम वाली स्थिति पैदा हो रही है, क्या हम 5 को सही माने या 6 को सही माने? तो कुछ नहीं है। ऑप्शन में आपको या तो 5 मिलेगा या 6 मिलेगा। ये दोनों कंडीशन आपके सामने कभी भी लागू नहीं होंगी। तो सबसे पहले अब अपन प्रारंभ करते हैं इन्फेंसी एज में। इन्फेंसी एज में कुछ कोटेशन हैं, कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। शिशु कल्पना का नायक होता है। देखिए, शिशु कल्पना का नायक होता है, ये कथन कहा है रॉस महोदय ने। रॉस महोदय कहते हैं कि शिशु कल्पना का नायक होता है। वैसे रॉस की पर तीनों परिभाषाओं को याद करने के लिए मैंने अपने स्टूडेंट को ट्रिक भी बताई है कि कल्पना रॉस में आकर के परिपक्व होकर के पुनरावृत्ति करती है। यानी कल्पना रॉस में आकर के, कल्पना से यानी शैशवावस्था में शिशु कल्पना का नायक, और रॉस में आकर के परिपक्व होकर यानी छदम मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा है, और पुनरावृत्ति करती है यानी शैशवावस्था। वो भी बताऊंगा मैं उस ट्रिक को जब तीनों अवस्थाएं पढ़ा दूंगा। तो देखो, शिशु कल्पना का नायक होता है, स्वाभाविक सी बात है, यानी कल्पनाओं में खोया हुआ रहता है, काल्पनिक चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा रखता है। परियों की कहानी, दादी दादा जब बच्चा होता है छोटा तो उसे कहानी सुनाते हैं, उन कहानियों पर ज़्यादा भरोसा रखता है। तो यानी कल्पना का नायक, कल्पनाओं में खोया रहता है, कल्पना का हीरो रहता है, कल्पना का नायक होता है। इसको कहा है रॉस महोदय ने। इसके बाद अगली चर्चा हम करते हैं फ्राइड यानी सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड कहते हैं, देखो ये शिशु कल्पना का नायक होता है, ये रॉस महोदय की है। अब सिगमंड फ्राइड बोलते हैं कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखो, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, ये मैं आपको बताना चाहूँ कि जो सिगमंड फ्राइड का साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, मनोलैंगिक विकास है, ये कॉन्सेप्ट आपका मनोलैंगिक विकास से स्पष्ट होगा। क्योंकि सिगमंड फ्राइड बताते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक उसकी जो अवस्था चलती है, उस अवस्था का नाम है मुखी अवस्था। यानी जो सेक्सुअलिटी है वो मुख के द्वारा दिखाई देती है। ओरल स्टेज आती है, उसके बाद एनल स्टेज आती है, फिर फैलिक स्टेज आती है, फिर जेनिटियल स्टेज आती है, और यानी लेटेंसी, फिर उसके बाद जेनेटियल आती है। यानी कहने का मतलब है, तो वहाँ पर क्या होता है, यानी शैशवावस्था में फ्राइड बताते हैं कि सबसे पहले बच्चे के अंदर जो काम प्रवृत्ति होती है वो मुख से दिखाई देती है। यानी मुख चूसता है, ये सारी चीज़ों को, कोई भी वस्तु उसको मिलती है मुंह में लेता है, चूसता है, तो ये काम प्रवृत्ति के कारण होता है। फिर एनल यानी गुदा अंग द्वारा मलमूत्र त्याग करके, यानी अलग अलग तरीके से बताइए। फ्राइड ने दूसरी और परिभाषा कही है शैशवावस्था के बारे में। जीवन के प्रथम 4-5 वर्षों में यह निश्चित किया जाता है बालक का भविष्य में क्या स्थान है। अब ध्यान रखना है अपन को, एक एडलर भी कहते हैं, एडलर कहते हैं कि जन्म के कुछ समय पश्चात, जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि बच्चे का भविष्य में क्या स्थान है। फ्राइड कहते हैं कि जीवन के प्रथम 4-5 वर्षों में। याद रखना, ये भी भविष्य की बात करते हैं और एडलर महोदय भी भविष्य की बात करते हैं, दोनों ही भविष्यवक्ता हैं।
फ्रायड कहते हैं जन्म के 4-5 वर्षों में यह निश्चित किया जा सकता है बालक का भविष्य में क्या स्थान है। इसके बाद बैलेंटाइन तो भाई नाम है, वैसे ही उनकी सारी परिभाषाएं हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, समझ लो आदर्श काल है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ब्रजेश प्रथम 2 वर्षों में, ब्रजेश महोदय संवेगों की बात करते हैं। देखो संवेगों के बारे में मैं अगला यानी इसके बाद और भी टॉपिक चालू करूँगा, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी में एक संवेग टॉपिक में अलग से पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें मूल प्रवृत्तियां भी रहेंगी, तो वहाँ सारी चीज़ें बताऊंगा मैं कि ये संवेग क्या होते हैं। यानी प्रथम 2 वर्षों में बालक में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, यानी सारे संवेगों की बात करते हैं ब्रजेश महोदय के 2 साल में ही, यानी बच्चा 2 साल में ही सभी संवेग आ जाते हैं बच्चे में, जैसे घृणा है, प्रेम है, ये सारे के सारे डर है, सभी संवेग 2 साल में। स्ट्रैंग महोदय कहते हैं कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। भावी जीवन का शिलान्यास का मतलब है, भावी का मतलब भविष्य, भविष्य के जीवन का शिलान्यास माने शुरुआत। बच्चा प्रथम 2 वर्षों में अपने भविष्य के जीवन की शुरुआत करता है। देखो प्रथम 2 वर्षों में भविष्य के जीवन की शुरुआत करता है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो देखो रॉस में आकर के, यानी सीधी सी बात है, हम कौन बन जाते हैं, नायक। याद रखना फ्रायड काम प्रवृत्ति से फेमस है। पूरी साइकोलॉजी में देखा जाए तो फ्रायड ने सेक्सुअलिटी पर जोर दिया है ज़्यादातर, उनकी थ्योरी है पूरी की पूरी सेक्सुअलिटी पर जोर देती हैं। फ्रायड की बात ही अलग है। और फ्रायड ने जीवन के 4-5 वर्षों में इंपॉर्टेंट बताएं बच्चे के। बैलेंटाइन आदर्श होता है, सीधी सी बात है। ब्रजेश 2 वर्षों की बात करते हैं और स्ट्रैंग भी 2 वर्षों की बात करते हैं। ब्रजेश और स्ट्रैंग दोनों 2 वर्षों की बात करते हैं। ब्रजेश 2 वर्षों में संवेग विकास की बात करता है, संवेगों के विकास की, और स्ट्रैंग बताता है कि बच्चा अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है प्रथम 2 वर्षों में। यानी देखा जाए किसी भी नज़रिए से देखा जाए तो दोनों के दोनों ही जो साइकोलॉजिस्ट हैं 2 वर्षों पर डिपेंडेड हैं। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। अब मैं आगे की परिभाषाओं को और जैसे कि मैं समझाना चाहूँगा। तो यानी जो वीडियो देख रहे हैं ना जो लोग, वो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखें। मेरी एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से वीडियो की पूरी क्वालिटी का पता नहीं चलता है और हम क्या पढ़ा रहे हैं वो चीज़ भी आपकी समझ में नहीं आएगी। तो एक बार वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक। देखिए इसके बाद मैं अगली कोटेशन बताऊंगा आपको एडलर महोदय। यानी एडलर क्या कहते हैं? एडलर कहते हैं कि जन्म के कुछ समय बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि बालक का भविष्य में क्या स्थान है। वही फ्रायड वाली बात को दोहरा दिया। फ्रायड 4-5 वर्षों की बात करते हैं और जो एडलर महोदय हैं वो जन्म के कुछ समय बाद की बात करते हैं। एडलर क्या कहते हैं? एडलर कहते हैं कि जन्म के कुछ समय बाद यह निश्चित किया जाता है बालक का भविष्य में क्या स्थान है। अब देखो इससे पहले हमने पढ़े थे ब्रजेश, तो ब्रजेश 2 साल में संवेगों की बात कर रहे थे। अब हम एक महिला मनोवैज्ञानिक गुडेनफ, यानी हम गुडेनफ की बात करेंगे। तो श्रीमती गुडेनफ क्या कहती हैं? गुडेनफ कहती हैं कि बालक का जो जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा, कितना, जितना भी जो मानसिक विकास होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, जितना भी मानसिक विकास होता है बच्चे का, जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा बोलूं या मैं 50% बोलूं या मैं बोलूं 1/2, यानी उसका आधा मानसिक विकास कब विकसित हो जाता है? प्रथम 3 वर्षों में। जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा लगभग जीवन के प्रथम 3 वर्षों में विकसित हो जाता है। यानी बच्चे का जितना भी मानसिक विकास होना होता है, यानी कोटेशन में पूरी नहीं लिख रहा हूँ पर लेकिन पूरी सुन लें, यानी सुनने से भी आप लोग नोट कर सकते हो कॉपी पर। और वैसे मैंने संस्था के जो नोट्स हैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करा चुका हूँ इस चैप्टर के। इससे आगे के चैप्टर के भी मैं आप लोगों को पहुँचाने का प्रयास करूँगा नोट्स। और जिसको कोई तकलीफ़ आती है नोट्स को लेकर के,
कोई उसमें त्रुटि रहती है तो वो मेरे से फ़ोन पर संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप पर उस पृष्ठ का फ़ोटो भेज करके मुझे पूछ सकता है कोई हो। यानी इससे आगे के अपन चैप्टर कराएंगे तो बाकायदा आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे, किसी भी माध्यम से मैं आप लोगों तक नोट्स पहुंचाऊं वो आगे की बात है, वो हम रणनीति तैयार करेंगे। अभी फ़िलहाल ये नोट्स आपके पास हैं, सारी कोटेशन उसमें लिखी हुई हैं। यानी गुडेनफ कहती हैं कि जितना भी मानसिक विकास होना होता है बच्चे का, उसका आधा जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। अब सीधी सी बात है, इसके बाद मैं बताना चाहूँगा न्यूमैन कहते हैं, यानी न्यूमैन कहते हैं कि जीवन के प्रथम 5 वर्ष, देखो कोई जीवन के 4 वर्ष कह रहा है, कोई 5 वर्ष कह रहा है, जीवन के प्रथम 4 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष, दोबारा बोलना चाहूँगा, जीवन के प्रथम 5 वर्ष बालक के लिए बड़े ग्रहणशील होते हैं। जीवन के प्रथम 5 वर्ष बच्चे के लिए बड़े ग्रहणशील होते हैं। ग्रहणशील का मतलब वो बहुत जल्दी ही जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत जल्दी सीखते हैं, मतलब एक तरीके से बहुत जल्दी सीखते हैं। जीवन के जो प्रथम 5 वर्ष होते हैं बच्चे के लिए बहुत, यानी बालकों के लिए बड़े ग्रहणशील होते हैं, बच्चा बहुत जल्दी ही चीज़ों को सीखता है, ऐसा न्यूमैन मानते हैं। सीधी सी बात है। तो न्यूमैन क्या कहते हैं कि जीवन के प्रथम 5 वर्ष, जीवन के प्रथम 5 वर्षों में, देखो न्यूमैन नया आदमी, तो न्यूमैन बनते हैं 5 वर्षों में। और 5 वर्षों में न्यूमैन कब बनेंगे, नया आदमी बच्चा कब बनता है, जन्म होता है तब कुछ रहता है, 5 वर्षों में नया बन जाता है, क्योंकि उसकी जो ग्रहणशीलता होती है वो ज़्यादा होती है। न्यूमैन के बाद अगली कोटेशन है गैसेल महोदय की। शैशवावस्था के संबंध में गैसेल क्या कहते हैं? गैसेल ये कहता है कि बच्चा प्रथम 6 वर्षों में, देखो ये 6 वर्षों वाली बात आ गई, यहाँ पर वो 5 वर्षों की बात कर दें कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। यानी कहने का मतलब ये है मेरा, यानी जो गैसेल महोदय हैं वो क्या कहते हैं, गैसेल कहते हैं कि प्रथम 6 वर्षों में बच्चा बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। कितनी अच्छी बात बता दी कि जीवन के जो पहले 6 वर्ष हैं उन पहले 6 वर्षों में बाद के आने वाले 12 वर्ष हैं, उन बाद के आने वाले 12 वर्षों से भी बच्चा पहले 6 वर्षों में 2 गुना सीख जाता है। जो 12 वर्षों में सीखता है उससे 2 गुना पहले 6 वर्षों में सीख जाता है। ये गैसेल महोदय का मानना है, यानी ये गैसेल की कोटेशन है। गैसेल के बाद में और चर्चा करना चाहूँ तो गैसेल के बाद मैं आपको बताना चाहूँ वाटसन, यानी वाटसन महोदय क्या कहते हैं? वाटसन महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था में मानसिक विकास एवं सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं से अधिक होती है। सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं से क्या होती है? अधिक होती है। ऐसा कौन मानते हैं? वाटसन। तो यानी वाटसन ने बहुत अच्छी बात कही है शैशवावस्था के बारे में कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो सबसे ज़्यादा विकसित होता है किसमें? शैशवावस्था में। दूसरी बात कह रहे हैं कि स्पीडी लर्निंग, यानी सीखने की जो तीव्रता है, यानी लर्निंग स्पीड में कब होती है? वो इन्फेंसी एज में होती है, ऐसा मानते हैं वाटसन महोदय। ये कुछ कोटेशन थी शैशवावस्था की, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, मैं सोच रहा हूँ ऐसा। फिर भी नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके थोड़ा देख लें। और अब मैं बात करूँगा शैशवावस्था की आगे की। ये तो थी शैशवावस्था की परिभाषाएं। शैशवावस्था की परिभाषाओं के बाद
अब मैं आपको बताना चाहूँगा शैशवावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, या फिर शैशवावस्था के मैं बताना चाहूँ आपको उपनाम, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यानी शैशवावस्था से प्रश्न आता कहाँ से है, यानी ये परिभाषाओं की बात थी। अब मैं बात करूँगा शैशवावस्था की मुख्य बातें या फिर उपनाम। शैशवावस्था की मुख्य बातें या फिर उपनाम। तो मुख्य बातें या उपनाम के संबंध में मैं शैशवावस्था के बारे में आपको बताना चाहूँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात, जीवन का प्रारंभिक काल। जीवन का प्रारंभिक काल किसको कहा जाता है भैया? हर कोई बता देगा कि भाई जीवन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? शैशवावस्था से। यानी जीवन का प्रारंभिक काल कहाँ से होता है? जीवन का प्रारंभिक काल है शैशवावस्था। दूसरी बात बताना चाहूँ कि जीवन का प्रारंभिक काल है शैशवावस्था। दूसरी बात तो भैया जीवन से संबंधित एक और बात मैं उठा लेता हूँ कि जीवन का महत्वपूर्ण काल। देखो जीवन का महत्वपूर्ण काल, देखो जीवन का प्रारंभिक काल या जीवन का महत्वपूर्ण काल, मैं एक और बताना चाहूँ, इसको जीवन का प्रारंभिक काल भी बोलते हैं और इसको हम सीखने का प्रारंभिक काल भी बोलते हैं। शैशवावस्था को एक तो जीवन का प्रारंभिक काल बोलते हैं, जीवन का प्रारंभिक काल के साथ अपन इसको सीखने का प्रारंभिक काल भी बोलते हैं। यानी जीवन का प्रारंभिक काल बोलूं या मैं अधिगम का प्रारंभिक काल बोलूं, मैं ये शैशवावस्था को ही अपन बोलते हैं। यानी अधिगम का प्रारंभिक काल या जीवन का प्रारंभिक काल अपन शैशवावस्था को बोल सकते हैं। यानी जीवन का महत्वपूर्ण काल। अब इसके बाद तीसरा मैं उपनाम निकालना चाहूँ तो सीखने का कठिन काल। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है, देखो बचपन की बात तो अलग ही होती है भाई, शैशवावस्था की बात कर रहे हैं अपन। यानी कहने का मतलब है ना खाने की टेंशन, ना कोई पीने का गम, ना कमाने की टेंशन, ना लाइफ की टेंशन, ना हमें भविष्य की चिंता, और मैं बताना चाहूँ ना हमें व्यवसाय की चिंता। हमें करना भी क्या है, आराम से खा पी लिए मस्त, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो सीखने का कठिन काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था। और जीवन का कठिन काल किसको कहा जाता है? किशोरावस्था। अगर देखो कठिन काल बोल रहा हूँ मैं, अगर कठिन काल के आगे सीखना लगा हुआ है, लर्निंग लगी हुई है तो शैशवावस्था है, और लाइफ लगी हुई है तो किशोरावस्था है। यानी सीखने का कठिन काल शैशवावस्था और जीवन का कठिन काल पूछा जाता है तो किशोरावस्था। और मैं बताना चाहूँ अगला पॉइंट है, अगला बिंदु है सीखने का अनोखा काल। सीखने का अनोखा काल। सीखने का अनोखा काल यानी जीवन का अनोखा काल पूछा जाता है तो बाल्यावस्था, और सीखने का अनोखा काल पूछा जाता है कभी भी परीक्षा में तो ध्यान रखना कि शैशवावस्था। सीखने का अनोखा काल है शैशवावस्था और जीवन का अनोखा काल है बाल्यावस्था। इसके बाद सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल आप लोग जान चुके हैं। मैं अभी परिभाषाओं में आपको बता दिया था मैंने वैलेंटाइन की परिभाषा बताई थी, उसमें वैलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। तो वही बात आ गई अपनी, सीखने का आदर्श काल। और देखो सीखने से संबंधित मैंने आपको 4 बातें बता दी। अगली बात यह है, इसको हम शैशवावस्था को सीखने का स्वर्णिम काल भी बोलते हैं। स्वर्णिम काल यानी बड़ा गोल्डन एज बोलते हैं इसको अपन, लर्निंग यानी गोल्डन एज ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का स्वर्णिम काल। स्वर्णिम काल यानी सबसे गोल्डन एज बोला जाता है लर्निंग के संबंध में शैशवावस्था को सीखने का स्वर्णिम काल। अब शैशवावस्था के संबंध में और बातें मैं निकालना चाहूँ तो अगला बिंदु है जो 7वें नंबर की जो बात निकल करके आती है, यानी खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु
इसको हम टॉय एज भी बोलते हैं, खिलौनों की आयु, जिसे अपन क्या बोलते हैं, टॉय एज भी बोलते हैं। अब यहाँ एक बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, समस्त प्रतिभागी मुझे सुन रहे हैं। देखो, खिलौनों की आयु यदि पूछा जाता है तो भैया शैशवावस्था है। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए, तुमसे थोड़ा प्रश्न को घुमा दे, खिलौनों का काल है, यानी खिलौनों का काल, तो खिलौनों का काल लगा देना आप पूर्व बाल्यावस्था। ध्यान रखना, अगर खिलौनों की आयु पूछी जाती है तो शैशवावस्था है, और खिलौनों का काल पूछा जाता है तो अपना क्या है, पूर्व बाल्यावस्था है। ध्यान रखना है, बड़ी याद रखने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर टॉय एज पूछा जाता है तो याद रखना, टॉय एज होता है, टॉय एज है इन्फेंसी एज, और जो मैं बताना चाहूँ, टॉय पीरियड अगर पूछा जाता है तो अर्ली चाइल्डहुड एज, यानी पूर्व बाल्या अवस्था या प्री चाइल्डहुड एज मैं बताना चाहूँगा। तो इसके बाद 8वां है संस्कारों के निर्माण की आयु। संस्कारों के निर्माण की आयु, यानी शैशवावस्था को हम संस्कारों के निर्माण की आयु भी बोलते हैं। शैशवावस्था को संस्कारों के निर्माण की आयु क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय में ही बच्चे के समस्त संस्कारों का निर्माण होता है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों के बीच बच्चे का जन्म होता है। तो जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है, ना ही वो असामाजिक होता है। धीमे धीमे परिवार में रहता है, परिवार में रह कर के धीमे धीमे लर्निंग करता है, सीखता है, बड़े लोगों से अनुकरण करता है। अनुकरण करने के साथ साथ उसके अंदर संस्कारों का निर्माण होता है। और संस्कारों का निर्माण कौन सी अवस्था से प्रारंभ होता है? तो जीवन की पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, इन्फेंसी एज। उस अवस्था से संस्कारों का निर्माण प्रारंभ होता है। इसलिए संस्कारों के निर्माण की आयु या संस्कारों के विकास की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? वो है अपनी शैशवावस्था। देखो, अगला बिंदु है अतार्किक चिंतन की आयु। अतार्किक चिंतन की आयु, देखो, नॉन लॉजिकल थिंकिंग एज। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए नॉन लॉजिकल थिंकिंग एज, नॉन लॉजिकल थिंकिंग एज, जो नॉन लॉजिकल थिंकिंग एज होती है वो शैशवावस्था होती है। देखो, अतार्किक चिंतन की आयु है शैशवावस्था, और देखा जाए तो मूर्त चिंतन की आयु है बाल्यावस्था, और तार्किक चिंतन की आयु है किशोरावस्था। ध्यान रखना, तो अतार्किक चिंतन की आयु, इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का कोई तर्क नहीं होता है, वो अटपटे सवाल पूछता है। अटपटे सवाल, जैसे कि मैं बताना चाहूँ, घर में किसी मेंबर के पास बैठा हुआ है। अब मेंबर के पास बैठा हुआ है तो मेंबर से पूछ रहा है ये क्या है, यानी कोई वस्तु है, उसका नाम बता दिया, ये क्या करती है, इसका क्या काम है। यानी अतार्किक चिंतन, चिंतन का कोई तर्क नहीं होता है। ज़्यादातर मैं बात कहूँ तो यानी वो ऐसी बातें करता है, वो बातें बिल्कुल तर्कहीन होती हैं। अतार्किक चिंतन की आयु जो अपन बोलते हैं वो इन्फेंसी एज को बोलते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, अपने पिताजी के पास बैठा हुआ है। अब पिताजी के पास बैठा हुआ है तो पापा से चर्चा चल रही है, मान के चलो। तो बेटा बोलता है, पापा आपकी शादी कब हुई? बताते हैं, शादी जब हुई थी तो आप बहुत गंदे हो, आप मुझे अपनी बारात में नहीं ले गए। तो ये एक अतार्किक चिंतन है, यानी उसके चिंतन का कोई तर्क नहीं है। अब बच्चा इतना नहीं समझ पाता है, अब भाई जब तू होता तभी तो तू बारात में जाता, जब तू है ही नहीं तो बारात में कहाँ से जाएगा? तो इसको हम अतार्किक चिंतन की आयु भी बोलते हैं, शैशवा अवस्था को। और देखो, 10वां उपनाम बताऊं मैं इसको, तो भावी जीवन की आधारशिला भी बोलते हैं। देखो, भावी जीवन की आधारशिला, आधारशिला मतलब देखो, भावी जीवन की आधारशिला ये किसने कहा है भाई? स्ट्रैंग महोदय ने कहा है कि शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला होती है। तो भावी जीवन की आधारशिला
तो आधारशिला की अपन बात करें तो जीवन की आधारशिला यानी जीवन पूरा इसी आधार पर टिका हुआ है। अगर भविष्य में कुछ करना है तो शैशवावस्था से ही बच्चे में अच्छे संस्कार डालिए, क्योंकि जो भावी जीवन की आधारशिला होती है वो हम शैशवावस्था को ही बोलते हैं। यानी ये उपनामों में, और मैं जैसे बताना चाहूँ तो शैशवावस्था को और उपनाम में देना चाहूँ तो 10 बिंदु अपन पढ़ चुके हैं उपनामों में। 11वां उपनाम में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। शैशवावस्था को बक्की अवस्था भी बोलते हैं। बक्की अवस्था, बक्की अवस्था को अपन बोलते हैं चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स एज, चैटर बॉक्स एज बक्की अवस्था, जिसे अपन चैटर बॉक्स बोलते हैं। बक्की अवस्था, बक्की अवस्था का मतलब बच्चे का मुंह चलता रहता है, बक बक, कभी कुछ ना कुछ, कभी कुछ ना कुछ कहता रहता है। शैशवावस्था को अपन चैटर बॉक्स एज भी बोलते हैं, बक्की अवस्था। देखो 12वें नंबर का उपनाम में निकालना चाहूँ तो 12वें नंबर का अपन देखें चाहें तो नाजुक, और मैं इसको बताना चाहूँ तो नाजुक अवस्था भी बोलते हैं। बड़ी नाजुक अवस्था होती है, नाजुक सीखने की अवस्था होती है, या जीवन की एक तरीके से नाजुक अवस्था भी बोलते हैं अपन। और 13वां उपनाम निकालना चाहूँ तो मैं नामाकरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नामाकरण के विस्फोट की आयु, नामाकरण विस्फोट की आयु या नामाकरण विस्फोट की अवस्था, नामाकरण के विस्फोट की आयु, नेमिंग एक्सप्लोजन एज, यानी नेमिंग एक्सप्लोजन एज का मतलब या स्टेज ऑफ नेमिंग एक्सप्लोजन एज। तो देखो नेमिंग एक्सप्लोजन एज का मतलब नामकरण के विस्फोट की आयु। तो शैशवावस्था में जो बच्चा होता है उस बच्चे के बहुत सारे नाम रख दिए जाते हैं। दादी उसे अलग नाम से पुकारेगी, दादा उसे अलग नाम से पुकारेगा, भैया उसे अलग नाम से पुकारेगा, मम्मी उसे अलग नाम से पुकारेगी, पापा उसे अलग नाम से पुकारेंगे। तो यानी याद रखो यहाँ पर क्या है, नेमिंग एक्सप्लोजन बहुत होता है, नामकरण विस्फोट, यानी बच्चे का जो नामकरण का जो होता है वो एक तरीके से विस्फोट होता है, उसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, इसलिए इसे नेमिंग एक्सप्लोजन एज भी बोलते हैं, नामकरण विस्फोट की आयु भी बोलते हैं। इसके बाद और उपनाम निकालना चाहूँ तो समस्या की आयु, यानी समस्या की आयु यानी प्रॉब्लम एज भी अपन इसको बोलते हैं। और उपनाम निकालना चाहें इसके तो शैशवावस्था को अपन प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। प्री स्कूल एज यानी मैं बोलना चाहूँ पूर्व या प्राक विद्यालय की आयु, पूर्व या प्राक विद्यालय की आयु। शैशवावस्था को अपन पूर्व या प्राक विद्यालय की आयु भी बोलते हैं, प्री स्कूल एज। दोस्तों याद रखना कि देखो यदि आपसे पूछा जाए कि प्री स्कूल एज किस अवस्था की विशेष या किस अवस्था को कहा जाता है, पूर्व या प्राक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो है अपना शैशवावस्था। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु या आरंभिक विद्यालय की आयु यानी अर्ली स्कूल एज पूछा जाता है तो वो है अपना बाल्यावस्था। अगर बाल्यावस्था का भी खंडन करके पूछता है तो अर्ली स्कूल एज अपना चला जाएगा पूर्व बाल्यावस्था में। ध्यान रखना, प्री स्कूल एज पूछा जाता है प्री, तो है अपना शैशवावस्था। अगर प्री की जगह पर वो अर्ली वर्ड लगा देता है तो अर्ली अपना हो जाएगा यानी बाल्यावस्था की ओर चला जाएगा। और बाल्यावस्था के भी यदि खंडन कर देता है तो पूर्व बाल्यावस्था को अर्ली स्कूल एज भी बोलते हैं, आरंभिक विद्यालय की आयु भी बोलते हैं। वैसे मैं अभी शैशवावस्था पढ़ा रहा हूँ तो आपको केवल इतना याद रखना है, प्री स्कूल एज। और मैं बताना चाहूँ इसका और अगला उपनाम निकालना चाहूँ तो मैं 16वें नंबर का और उपनाम निकाल सकते हैं। देखो ये चीज़ों को रटना नहीं है, अगर समझना है, समझने पर जोर दोगे तो ये चीज़ें बहुत ईजी हैं। यानी विकास की आधारभूत अवस्था भी इसको कहा जाता है, विकास की आधारभूत अवस्था।
यानी बालक का जो विकास है पूरा, वो पूरा आधारभूत उसकी अवस्था कौन सी है, आधारभूत उम्र कौन सी है, बेसिक एज कौन सी है, तो आधारभूत अवस्था है वो है शैशवावस्था, क्योंकि इसी अवस्था पर बच्चे का संपूर्ण विकास क्या है, टिका हुआ है। तो दोस्तों ये थे शैशवावस्था की मुख्य बातें या उपनाम। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। तो देखो शैशवावस्था को अपन जीवन का महत्वपूर्ण काल भी कहते हैं, जीवन का प्रारंभिक काल भी कहते हैं, जीवन का कठिन काल, सीखने का कठिन काल, सीखने का अनोखा काल, सीखने का आदर्श काल, सीखने का स्वर्णिम काल। तो यानी शैशवावस्था के संबंध में बताना चाहूँ तो खिलौनों की आयु, अतार्किक चिंतन की आयु, संस्कारों के निर्माण की आयु, भावी जीवन की आधारशिला, बक की अवस्था, नाजुक अवस्था, नामकरण विस्फोट की आयु, प्रॉब्लम एज, प्री स्कूल एज, ये सारे के सारी मुख्य बातें, सारे के सारे उपनाम हम शैशवावस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यानी ये शैशवावस्था के उपनाम थे या मुख्य बातें थीं। अब दोस्तों मैं प्रारंभ करता हूँ, आपके सामने मैं प्रारंभ करना चाहूँगा शैशवावस्था की विशेषताएं। देखो शैशवावस्था की परिभाषाएं आप लोगों को मैंने पढ़ा दी, इसके बाद मैंने शैशवावस्था की मुख्य बातें या उपनाम पढ़ा दिए। अब मैं शैशवावस्था की आपको बताना चाहूँगा। तो शैशवावस्था की अपन विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मेरी आदत रही हमेशा से कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने की। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है स्पीडी लर्निंग एज, बच्चे की जो स्पीडी लर्निंग होती है वो कौन सी स्टेजेस में होती है। अगर आपसे देखो स्पीडी लर्निंग आपसे पूछा जाए कि स्पीडी डेवलपमेंट, आपसे पूछा जाए कि स्पीडी चेंजेस, तो ध्यान रखना है आपको। देखो तीव्र अधिगम, अगर तीव्र सीखना होता है तो ये होगा अपना सही, स्पीडी लर्निंग जाएगा अपना इन्फेंसी की ओर। कौन सी अवस्था की ओर जाएगा, इन्फेंसी की ओर। स्पीडी डेवलपमेंट यानी तीव्र विकास, तीव्र विकास अपना जाएगा एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। यानी स्पीडी लर्निंग पूछी जाती है तो जवाब देना है हमको शैशवावस्था। स्पीडी लर्निंग पूछी जाती है तो अपन को जवाब देना है शैशवावस्था। स्पीडी डेवलपमेंट पूछा जाता है तो अपना जवाब होगा किशोरावस्था, यानी इंग्लिश टर्म याद करना है। और स्पीडी चेंजेस पूछा जाता है तो भी अपना जवाब क्या होगा, किशोरावस्था। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यानी स्पीडी लर्निंग, स्पीडी डेवलपमेंट, स्पीडी चेंजेस। स्पीडी लर्निंग अगर पूछता है तो शैशवावस्था, स्पीडी डेवलपमेंट पूछता है तो किशोरावस्था, और स्पीडी चेंजेस पूछता है तो वो भी अपना कौन सा होगा, किशोरावस्था होगा। यानी स्पीडी लर्निंग बच्चा तीव्र गति से सीखता है शैशवावस्था में। विकास सबसे तीव्र होता है, आपसे कभी प्रश्न पूछा जाता है। वैसे विकास की, तीव्र विकास की अवस्थाएं दो होती हैं, पहली होती है शैशवावस्था और एक होती है किशोरावस्था। जब सबसे तीव्र की बात आती तो सबसे ज़्यादा तीव्र विकास किशोरावस्था को मानते हैं। तो यानी स्पीडी डेवलपमेंट किशोरावस्था। परिवर्तन की आयु, स्पीडी चेंजेस, सबसे ज़्यादा परिवर्तन कौन सी अवस्था में होते हैं बच्चे के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होते हैं वो किशोरावस्था के अंतर्गत होते हैं। अब मैं आता हूँ शैशवावस्था की विशेषताओं की ओर। तो शैशवावस्था की विशेषताओं को एक बार लेकर के फिर हम चलते हैं आगे की ओर। शैशवावस्था की विशेषताएं, देखिए शैशवावस्था की विशेषताओं में बताना चाहूँ आपको। पहला पॉइंट, शारीरिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता। देखिए शारीरिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। यानी एनी कोई भी डेवलपमेंट होता है सभी विकास तीव्र होते हैं। बस मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं बताऊंगा। शारीरिक विकास में तीव्रता, यही मानसिक विकास में भी तीव्रता आ जाएगी। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँ तो कल्पना जगत में विचरण है, कल्पना जगत में विचरण यानी विशेषता है शैशवावस्था की, कल्पना जगत में विचरण। या फिर मैं बोलना चाहूँ तो कल्पना की बाहुल्यता, यानी कौन सी अवस्था है जिसमें कल्पना की बाहुल्यता पाई जाती है। तो कल्पना की बाहुल्यता या कल्पना जगत में विचरण शिशु करता है शैशवावस्था में। तो देखो कल्पना की बाहुल्यता, सबसे ज़्यादा कल्पना
दादा के पास परियों, दादी सुनाती है परियों की कहानी और परियों की कहानी, राजा रानी की कहानी। तो कल्पनाओं में शिशु बहुत खुश रहता है, क्योंकि रॉस महोदय भी कहते हैं कि शिशु कल्पना का नायक होता है। नायक मतलब हीरो होता है कल्पना का। तो कल्पना जगत में विचरण। देखो अगला तीसरी विशेषता निकालना चाहें तो अपन आत्म केंद्रिता। आत्म केंद्रिता अपन बताना चाहें तो आत्म केंद्रिता अपन बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म को। ईगो सेंट्रिज्म होता है आत्म केंद्रिता, जो कि मैं जीन पियाजे के सिद्धांत में आप लोगों को बता चुका हूं। इसमें बच्चा केवल अपनी बातों को ही सही मानता है, यानी कहने का मतलब है अपने विचारों की वास्तविकता से तुलना नहीं कर पाता है। तो आत्म केंद्रिता। और अगर विशेषता निकालना चाहें इसकी शैशवावस्था की तो नैतिकता का अभाव। बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती है। आप लोग जानते हैं बच्चे के अंदर नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कि कोई पड़ोस वाला व्यक्ति उस बच्चे के घर में आ जाता है, या पड़ोस का लड़का या पड़ोस के अंकल या आंटी कोई उस बच्चे के घर में आ जाते हैं और वो किसी भी चीज़ को वैसे ही हाथ लगा देते हैं, तो बच्चा के हाथ में कुछ भी हो, या कोई लकड़ी का कोई डंडा हो या लाठी हो, वो तुरंत अपने से बड़ों में मार देता है। वो क्यों मार देता है? क्योंकि उसके अंदर अभी मोरलिटी नहीं है, नैतिकता का अभाव है, नैतिकता अभी कम है। तो नैतिकता का अभाव इस अवस्था में होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। अगली विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो देखो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहारों की बात करें अपन तो शैशवावस्था में शिशु जो व्यवहार करता है वो टोटली मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं। देखो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ये मूल प्रवृत्ति के बारे में आप लोग जानते हैं, मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूँ कि देखो मूल प्रवृत्ति शब्द जो विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था, पर लेकिन विलियम जेम्स मूल प्रवृत्ति के बारे में अच्छी तरीके से आगे नहीं समझा पाए। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हमारे सामने विलियम मैकडूगल लेके आए थे। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। देखो मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल का मतलब है जन्म, यानी बच्चे के अंदर जन्म से कुछ प्रवृत्ति हैं, कुछ आदतें हैं, उन आदतों या उन व्यवहारों को वो दोहराता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक यानी ये व्यवहार बच्चे के वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार इस बच्चे में चलते हैं, यानी शैशवावस्था के जो शिशु होते हैं उनके लिए मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, जो यूरोप के देश हैं, उन व्यवहारों का आकलन करने के लिए बच्चों को इकट्ठा भी बैठाया जाता है, यानी अलग अलग ग्रुप में बच्चों को बांट दिया जाता है। फिर बच्चों से उनकी स्वतंत्रता के आधार पर कार्य करवाए जाते हैं। जिस बच्चे की मूल प्रवृत्ति जिस क्षेत्र में ज़्यादा होगी वो बच्चा उसी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि दिखाएगा और उसी क्षेत्र के कार्यों को बड़ी शीघ्रता से करेगा। तो शैशवावस्था को मूल में जो बच्चा कार्य करता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पर आधारित कार्य होते हैं। इसके बाद अगली अगर विशेषता देखें तो अपन संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन। अगर लल्लू के हाथ में से कुछ छुड़ा लिया जाए, बच्चे के हाथ में से कुछ छुड़ा लिया जाए, तो वो तुरंत संवेगों का प्रदर्शन करने लगेगा, तुरंत रोने लगेगा, तुरंत रोने लगेगा। पर जो संवेग आते हैं वो केवल एक क्षण भर के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं। तो शैशवावस्था की अगली विशेषता बनती है क्षणिक संवेगों की आयु। यानी क्षणिक संवेगों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को। संवेगों का प्रदर्शन कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। यानी क्षणिक संवेगों की आयु। संवेग आते हैं पर लेकिन एक क्षण भर के लिए आते हैं। बच्चा तुरंत हंसने लगता है, तुरंत रोने लगता है। कोई चीज़ उसके हाथ में से कोई वस्तु छुड़ा लो, जैसे बच्चे के पास टॉफ़ी है, उस टॉफ़ी को ले लो तो बच्चा रोने लगेगा, और यदि उसकी टॉफ़ी उसको वापस दे दी जाए तो बच्चा क्या करने लगेगा? हंसने लगेगा। गलती उसकी नहीं है, क्योंकि शैशवावस्था में जो संवेग हैं वो कुछ समय के लिए आते हैं, क्षण भर के लिए आते हैं। संवेग समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे जैसे
उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे संवेगों में स्थिरता पाई जाने लगती है। और वैसे देखा जाए तो किशोरावस्था में भी संवेग बहुत जल्दी आ जाते हैं। वहाँ देखो यहाँ क्षणिक संवेगों की आयु है, वहाँ पर तीव्र संवेगों का प्रदर्शन मिलेगा आपको। संवेग बड़ी तीव्र रूप से दिखाई देने लगेंगे। देखो और विशेषता निकालना चाहें तो और विशेषता निकलेंगी दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति, देखो दोहराने की प्रवृत्ति भी इसी अवस्था में पाई जाती है। कोई काम हो, कोई नाम हो, जैसे बच्चे को कोई काम दे दिया जाए, मान के चलो दोहराने की प्रवृत्ति, बच्चे ने बर्तन को लिया और बर्तन को जमीन पर पटक दिया, अनुक्रिया कर दी, उसका परिणाम मिला आवाज़। बर्तन को उठाएगा फिर पटकेगा, उठाएगा फिर पटकेगा, उठाएगा फिर पटकेगा, यानी एक कार्य को बार बार दोहराता रहता है। क्या करता रहता है? दोहराता रहता है। तो यानी दोहराने की प्रवृत्ति भी कौन सी अवस्था में होती है? शैशवावस्था में बच्चे के अंदर कौन सी प्रवृत्ति होती है? दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराता है पर उसे कोई यदि डांट देना तो अंदर से बहुत सैड हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो क्या है, क्योंकि बच्चा इस समय दूसरों पर निर्भर होता है। तो इस अवस्था की अगली विशेषता क्या होगी मित्रों? दूसरों पर निर्भरता। जो शिशु होता है वो आत्मनिर्भर नहीं होता है। शैशवावस्था में, वो किशोरावस्था में आती है आत्मनिर्भरता। यहाँ पर निर्भरता है वो कैसी है? दूसरों पर निर्भरता। यानी यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ बच्चा क्या है? दूसरों पर निर्भर है, दूसरों के भरोसे रहता है। और देखा जाए तो और विशेषता निकालना चाहूँ तो मैं तो शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। स्वार्थी व स्वकेंद्रित का मतलब ये है उसे अपने आप से मतलब है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। उसे समय पर खाने मिलना चाहिए, उसे समय पर पीने मिलना चाहिए। अगर उसका पेट भर गया, यानी अपना पेट हाउ और न जाने काऊ, यानी अपनो पेट भरेगो तो बाय को मतलब ना काऊ औरते। तो यानी स्वार्थी रहता है बच्चा, यानी केवल अपना स्वार्थ और स्वकेंद्रित, यानी स्वकेंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड, अपने यानी अपना ही बस, अपनी ही चिंता, अपन को ही, केवल अपने से ही मतलब, दूसरों से कोई मतलब नहीं। स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। और देखी जाए विशेषता निकालूं तो मैं जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, देखो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है वो कौन सी अवस्था में देखी जाती है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी शैशवावस्था में देखी जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति हर चीज को जानने की इच्छा। अब ये मत समझना कि बोल करके ही जानने की इच्छा प्रकट करता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है 4-5 साल का तो बोल करके प्रकट कर लेता है। छोटे बच्चों के अंदर भी जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अगर मैं इस पेन को भी एक बच्चे को दे दूंगा, शिशु को, यानी 1-1.5 साल के बच्चे को इस पेन को भी दे दूंगा तो इसको खोलेगा, इसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, बड़ी गौर से देखेगा, इसके 4 टुकड़े कर देगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों के अंदर हर चीज़ को जानने की प्रवृत्ति होती है, जानने की इच्छा होती है। वो प्रवृत्ति पाई जाती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। और जिज्ञासा की प्रबलता पूछी जाए तो जिज्ञासा की प्रबलता चली जाएगी बाल्यावस्था में और जिज्ञासा की प्रवृत्ति आ जाएगी शैशवावस्था में। ये अपनी शैशवावस्था की अगली विशेषता थी। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है और आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगली विशेषता है, इस विशेषता का नाम है अंतर्मुखी स्वभाव। शैशवावस्था की अगली विशेषता क्या है? अंतर्मुखी स्वभाव। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है अंतर्मुखी स्वभाव। अगर यही बात बाल्यावस्था में पूछी जाए तो बाल्यावस्था में बच्चे का हो जाएगा बहिर्मुखी स्वभाव, और शैशवावस्था की बात होती है तो कैसा स्वभाव होगा? अंतर्मुखी। देखिए जो बच्चा अंतर्मुखी होगा वो किस में लीन होगा? स्वयं में लीन होगा। जो स्वयं में लीन होगा उसे क्या बोलते हैं? स्वलीन। तो अंतर्मुखी स्वभाव में से 2 विशेषताएं और निकल के आती है। एक आती है स्वलीनता
और स्वयं में लीन होगा बच्चा। और दूसरी बात और मैं निकालना चाहूँ अंतर्मुखी स्वभाव में, स्वयं में लीन होगा तो स्वयं से क्या करेगा, प्रेम करेगा। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, स्वमोह या आत्ममोह, ये दोनों ही अंतर्मुखी स्वभाव के अंतर्गत पाए जाते हैं। देखो हर बच्चे के अंदर शैशवावस्था में अंतर्मुखी होता है बच्चा, बहिर्मुखी नहीं होता है। वो कहने का मतलब है बाल्यावस्था में जाते जाते बच्चा बहिर्मुखी हो जाता है, शैशवावस्था में बच्चा कैसा होता है, अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी में दो चीज़ें होती है, एक तो होती है स्वालीनता, मित्रों इसे बोलते हैं ऑटिज्म, अपन अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटिज्म। पीवी में बहुत है पेपरों में पूछा गया था ऑटिज्म स्वालीनता क्या है। और आत्ममोह जिसे अपन बोलते हैं नार्सिसिज्म, देखिए नार्सिसिज्म इसको अपन बोलते हैं, नार्सिसिज्म बोलते हैं इसको, स्वमोह या आत्ममोह। तो मैं थोड़ा इन दोनों को समझा दूं। देखिए सबसे पहले मेरी बात, स्वालीनता क्या है, स्वालीनता के बारे में सुनेंगे। स्वालीनता में तीन बातें होती हैं। देखो स्वालीनता आती कब है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वंशानुक्रम बाताकर वर्णन में बताया था कि जो ट्विन चिल्ड्रन होते हैं और ट्विन में भी जो आइडेंटिकल होते हैं, एक तरीके से एकांडी जुड़वा बच्चे होते हैं, उन जुड़वा बच्चे होते हैं तो जुड़वा बच्चों में ही ज़्यादातर 60% ये स्वालीनता रोग पाया जाता है। स्वालीनता एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक मनोरोग है, यानी 60% जुड़वा बच्चों में पाया जाता है, यानी जो ट्विन चिल्ड्रन होते हैं उन ट्विन चिल्ड्रन में ये स्वालीनता पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ऑटिज्म होता है, इस ऑटिज्म में बच्चे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें वो होती हैं, क्या क्या डिस्टर्ब होता है। पहली बात, सबसे पहली बात आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब ये है, आई कांटेक्ट मतलब आँखों का संपर्क, यानी वो बच्चा आँख से आँख नहीं मिला पाता है जो जिसके अंदर स्वालीनता होती है। ऑटिज्म बच्चे आँख से आँख नहीं मिला पाते हैं, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे ऑटिज्म होते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल्स डिस्टर्ब होता है, यानी जो कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संप्रेषण क्षमता, जो संप्रेषण कौशल होता है वो कैसा होता है, बाधित होता है, डिस्टर्ब होता है। दूसरी बात। तीसरी बात में देखो, एक तो होगी आई कांटेक्ट, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स, और एक होता है किसी चीज़ को यदि वो देखता है ना तो देखता ही रहता है। स्वालीन बच्चों की एक यही विशेषताएं होती हैं, जो स्वालीन बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं, ऑटिज्म बच्चे होते हैं, ज़्यादातर जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके अंतर्गत दो तीन चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर अपन ऑटिस्टिक बच्चों को पता लगा सकते हैं। एक तो आई कांटेक्ट, एक उनका कम्युनिकेशन स्किल्स डिस्टर्ब होगा, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो किसी चीज़ को देखेंगे तो वो देखते ही रहेंगे, वो उस चीज़ से नज़र नहीं हटाएंगे। ये तो था अपना ऑटिज्म। अब ऑटिज्म को लेकर के और मैं बात बताऊं कि शैशवावस्था में हर बच्चे के अंदर ये विशेषता पाई जाती है। हर बच्चा ऑटिस्टिक होता है, हर बच्चा ऑटिज्म होता है शैशवावस्था में, ज़्यादातर जुड़वा बच्चों में पाई जाती है। अगर ये विशेषताएं किसी बच्चे में शैशवावस्था के बाद भी पाई जाती हैं तो वो बच्चा ऑटिज्म डिसऑर्डर से ग्रसित होता है, यानी ऑटिज्म यानी स्वालीनता से ग्रसित होता है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर बन जाता है यदि ये चीज़ें किसी बच्चे की लाइफ टाइम चलती हैं। आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स डिस्टर्ब होते हैं, और एक तरीके से किसी चीज़ को देखता है तो देखता ही रहेगा। अगर ये चीज़ें शैशवावस्था के बाद भी चल रही हैं तो उस बच्चे के अंदर एक ये मेंटल डिसऑर्डर बन जाता है, जिसे ऑटिज्म भी बोलते हैं। मैं मेंटल डिसऑर्डर में पढ़ाऊँगा आगे के चैप्टरों में। अगला है स्वमोह या आत्ममोह। देखो नार्सिसिज्म इसे क्यों कहते हैं, देखो पूरी साइकोलॉजी की मैं बात बताऊं कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान यूरोपीय देशों की देन है, साइकोलॉजी यूरोपीय देशों की है। यानी मैं बताना चाहूं तो यूरोपीय देशों की मैं एक पुरानी एक तरीके से बताना चाहूं घटना है, उस घटना के बारे में बताऊं कि यूरोपीय देशों में एक राजा था, यानी यूरोपीय देशों में एक राजा हुआ करता था। उस राजा के एक पुत्र पैदा हुआ, वो पुत्र इतना सुंदर था,
उस राजकुमार का नाम था नार्सिस। उस राजकुमार का नाम था नार्सिस, यानी उस राजकुमार का नाम क्या था? नार्सिस था। यूरोप के एक राजा का पुत्र था, उसका नाम था नार्सिस। नार्सिस इतना सुंदर था कि अब क्या है कि उस राजा के दरबारी, मंत्री, कुछ उस और पास के ज्ञानी लोग तो आए जाते हैं भाई। अपने यहाँ कोई चीज़ हो तो ज्ञानी आस पड़ोस के मोहल्ला वाले आ जाते हैं। तो कुछ ज्ञानी लोग यानी विद्वानों ने सलाह दी राजा को कि आप अपने पुत्र को सबके सामने घुमाओगे तो नज़र लगेगी, किसी की बुरी नज़र पड़ जाएगी, आपका पुत्र बीमार पड़ जाएगा, इस तरीके की सलाह दी। तो राजा ने क्या किया, अपने उस नार्सिस नामक पुत्र को बंद करा दिया एक कमरे में। अब एक कमरे में बंद करा दिया, किशोरावस्था तक लगभग 14-15 साल तक उस बच्चे से किसी को नहीं मिलने दिया। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल गलत है। किसी बच्चे को बंद कमरे में रखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका विकास अधूरा रह जाएगा। उस बच्चे को किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, महल से बाहर नहीं रखा जाता है, महल में बंद कर दिया। एक दिन वह बालक नार्सिस महल के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाता है। तो स्विमिंग पूल में खुद की फोटो को जब पानी पर खुद की परछाई को देखता है तो वो इतना खुश होता है कि मैं इतना सुंदर हूँ। तो सुंदर मतलब वो अपने स्वयं की सूरत से प्रेम करने लगता है। वहीं से नार्सिस से बना है ये नार्सिसिज्म। और नार्सिसिज्म को स्वमोह या आत्ममोह या आत्म प्रेम या स्वप्रेम कहते हैं। यहाँ इसमें क्या है, बच्चा अपने आप से प्रेम करता है। ये अंतर्मुखी स्वभाव के अंदर दूसरी क्वालिटी थी। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। इसके बाद आगे की और विशेषताओं को मैं बताना चाहूँ। इसके बाद अगली विशेषता है, तो अगली विशेषता मैं बताना चाहूँ तो वो है स्पीडी लर्निंग। स्पीडी लर्निंग यानी सीखने की तीव्रता। सीखने की तीव्रता भी किस अवस्था की विशेषता है? शैशवावस्था की है। यानी स्पीडी लर्निंग यदि आपसे कभी पूछी जाती है तो स्पीडी लर्निंग किस अवस्था की विशेषता है? शैशवावस्था की विशेषता है। स्पीडी लर्निंग के बाद मैं बताना चाहूँ तो काम प्रवृत्ति की भावना, या काम भावना बोलूँ यहाँ, काम प्रवृत्ति की भावना। इस अवस्था में बच्चे के अंदर काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। देखो सिगमंड फ्रायड तो जन्म से ही बताते हैं काम भावना पाई जाती है, काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, सेक्सुअलिटी पाई जाती है। फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी बोलती है पहले बच्चा मुख के द्वारा अपनी काम प्रवृत्ति को शांत करता है, फिर मलमूत्र त्याग करके शांत करता है, फिर उसके अंदर फैलिक स्टेज में विपरीत लिंगी आकर्षण आ जाता है। अब जो काम प्रवृत्ति आती है वो कैसी होती है भैया? शैशवावस्था में वो होती है विषम लिंगीय आकर्षण। विषम लिंगीय का मतलब लड़का लड़की से वो होगा और लड़की लड़के से, यानी विषम लिंगीय काम भावना पाई जाती है शैशवावस्था में। अब ये मत समझना विषम लिंगीय कैसे कि काम प्रवृत्ति की जो फैलिक स्टेज के अंतर्गत जो फ्रायड की मैंने बताई थी उसमें दो ग्रंथियां होती हैं, एक होती है ऑडिपस और एक होती है इलेक्ट्रा। देखो ऑडिपस और इलेक्ट्रा ये दोनों ग्रंथियां वास्तविक ग्रंथियां नहीं है। अगर ये पूछा जाता है कि ये ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में कहाँ पाई जाती हैं तो इनका शरीर में कोई स्थान नहीं है, ये तो केवल एक हमारी मन की ग्रंथियां हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। देखो ऑडिपस और इलेक्ट्रा ये भी एक यूरोप की स्टोरी है, यूरोप की एक कहानी है। यानी यूरोप में एक राजा का पुत्र था जिसका नाम था ऑडिपस। तो उस राजा का जो पुत्र था उसका नाम था ऑडिपस। तो ऑडिपस नाम का पुत्र था। तो उस राजा की जो रानी थी वो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जो ऑडिपस जिस लड़की से प्रेम करता था इसका पिता उस लड़की से ही शादी कर लेता है। तो
तो उस लड़की से ही शादी कर लेता है तो वो अपनी माँ से प्रेम करने लगता है। जभी से चला आ गया है कि बच्चा ओडिपस के द्वारा अपनी माँ से प्रेम करता है, लड़की इलेक्ट्रा के द्वारा अपने पिता से प्रेम करती है। ये विपरीत लिंगी आकर्षण होता है। विषम लिंगी आकर्षण बोलना चाहूँ तो मैं आपको शैशवावस्था की, देखो एक है अपनी अनुकरण की प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति, यानी अनुकरण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है इस अवस्था में, और देखा जाए तो पुनरावृत्ति भी पाई जाती है, यानी हर चीज़ को रिपीट करते रहना, पुनरावृत्ति भी इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो ये थी अपनी शैशवावस्था की परिभाषाएं, मुख्य बातें, शैशवावस्था की विशेषताएं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में मैं लेकर आऊँगा इससे आगे की वीडियो। जब तक के लिए नमस्कार।